नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद वाले सीरीज में आपका स्वागत है। आज वीडियो नंबर दूसरा है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 35 के बीच आने वाले सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिटेल में देखा था। आज हम लोग 36 से आगे बढ़ेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो संपूर्ण अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सबको कवर करा दिया जाएगा आसान भाषा में। आपको हर एग्जाम, सारे परीक्षा, चाहे आप छोटे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो चाहे बड़े परीक्षा के लिए, सबके लिए आपको काम आएगा। बिल्कुल आराम आराम से चीजों को हम लोग निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं होगी। 10 वीडियो 8 वीडियो जितना भी बने इस पर मैं बनाऊंगा, एक एक पॉइंट को आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अलावा और किस अनुच्छेद में दी गई है। आपने पहला वीडियो देखा तो उसमें आपको मैंने बताया था कि राज्य शब्द की परिभाषा भाग 3 अनुच्छेद 12 में था। भाग 3 अनुच्छेद कहां था? तो अनुच्छेद 12 में था। उसी समय मैं आपको यह भी बताया था कि मूल अधिकार यानी 12 अनुच्छेद के अलावा डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में भी जब आप अनुच्छेद 36 पढ़ोगे तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसमें भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया और साफ लिखा है कि राज्य शब्द का मतलब वही है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है, वही होगा। यानी कि राज्य या राज्य द्वारा पोषित वो सारी संस्था राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो वह किस अनुच्छेद में हो जाएगा? वह हो जाएगा अनुच्छेद 36 में। क्लियर है? डीपीएसपी की अगर बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो यह अनुच्छेद 36 से 51 तक हमको पढ़ना होता है। ठीक है, 36 से 51 तक पढ़ना होता है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। ये भी बात आपको याद रखना होगा। मैं बस अनुच्छेद बता रहा हूं लेकिन थोड़े पॉइंट भी इसमें मैं आपको इंक्लूड करता जाऊंगा। चलिए अगला सवाल, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन यह आपको अनुच्छेद 40 में मिलता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह अनुच्छेद 40 में मिलता है। ये बहुत ही आसान है और बहुत बार न जाने किन किन परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? देखिए, ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य अपनी शक्ति के अनुसार इन चीजों को लागू करा सकता है। हालांकि आप इसे ना लागू कराने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये राज्य के ऊपर है। राज्य चाहे तो करा सकता है। ये राज्य का कर्तव्य है। जैसे आपका मूल्य कर्तव्य है उसी प्रकार से ये राज्य का कर्तव्य है। आपके मूल्य कर्तव्य को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता है कोई। उसी प्रकार से राज्य के जो कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए भी आप नहीं जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 42 यानी 42 में आप पढ़ते हो काम की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति जो महिला प्रसूति होती है उनके लिए सहायता उपलब्ध कराना, यह अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। ठीक ना, आपने देखा होगा आप किसी भी प्रांत से हो तो सरकार प्रसूति जो महिला गर्भवती होती हैं, जब बच्चा उत्पन्न करती हैं, तो उनके लिए कुछ विशेष तरह के प्रावधान आपको कराया जाता है, जैसे धनराशि दे करके या फिर और भी मदद की जाती है। तो ये प्रसूति सहायता में आता है। जैसे प्रसूतियों के लिए अलग से एम्बुलेंस की व्यवस्था या उनके लिए अलग से अस्पताल में अन्य व्यवस्थाएं, तो ये सब उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत? 42 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 45 में है। किस अनुच्छेद में है?
45 में है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराए, उपलब्ध कराए। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आइए, पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पोषण स्तर को बेहतर बनाना, लोक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाना, यह राज्य का कर्तव्य है, जिसे राज्य अनुच्छेद 47 के तहत उपयोग में लाती है। इसी में आपको आता है स्वास्थ्य की, जब बात करते हैं स्वास्थ्य सुधार, तो इसी में आता है नशा पर भी रोक लगा सकता है। भाई स्वास्थ्य कैसे सुधरेगा? नशा करेंगे तो स्वास्थ्य तो सुधरेगा नहीं, तो नशा पर रोक लगाया जा सकता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा कि वर्तमान समय में बिहार में जो शराब है वो बंद किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शराब बंद किस अनुच्छेद के तहत, तो यह नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आएगा, अनुच्छेद 47, और इसी 47 अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाएगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अगर बढ़ावा देना है तो आप अनुच्छेद 51 की ओर आइए। किसकी ओर? 51 की ओर आएंगे। चलिए, नीति निषेध तत्व के महत्व और प्रकृति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे किताबों में ये नहीं दिया गया है, इसको रट लीजिए, लिख लीजिए। नीति निषेध तत्वों के महत्व एवं प्रकृति का महत्व क्या है उसका, और उसकी प्रकृति कैसी है, इसका उल्लेख आप जब अनुच्छेद 37 का अवलोकन करते हो, अनुच्छेद 37 पढ़ते हो, तो ये आप इसके महत्व और प्रकृति का वर्णन वहां पर दिया गया है। चलिए आइए, पुरुष और स्त्रियों को सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। जब आप एक काम कराएंगे, है ना, कोई काम पुरुष से भी करा रहे हैं, जैसे आप कोई काम करा रहे हैं फैक्ट्री या कंपनी या कहीं भी 8 घंटे का, ठीक, और 8 घंटे महिला भी कर रही है, यहां मैं मेल लिख दे रहा हूं, पुरुष और फीमेल महिला। तो जाहिर सी बात है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होंगी वो कुछ हद तक सामान्यतः कम काम करती हैं, है ना। 8 घंटा में आप जो करोगे उससे कम करेंगी महिलाएं शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो। लेकिन अब इस बात को पकड़ के कि महिला हैं आप, अब कम काम करते हैं तो वेतन कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समान काम अगर एक करा रहे हो आप तो वेतन भी आप बराबर ही दोगे। तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन अनुच्छेद 39D में इसका उल्लेख है, ठीक है। चलिए आइए, गाय, बछड़े एवं अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक तथा नस्ल सुधार का प्रावधान। गाय हो गया, बछड़ा हो गया, या अन्य पशुओं के जो उनका वो क्या रहता है, बलि दी जाती है, उन पर रोक लगाने की बात की जा रही है, और की जा रही है कि इनके नस्ल में सुधार करना है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो मैंने आपको बताया है 47 अनुच्छेद में। मैंने आपको क्या बताया है? तो मैंने 47 में बताया आपको नशा, स्वास्थ्य, शराबबंदी भी पढ़ाया, ठीक है। ये आपका आ जाएगा अनुच्छेद संख्या 48 में। किस अनुच्छेद में आ जाएगा? अनुच्छेद आ जाएगा 48 में। इसी में आपको मिलता है कृषि व पशुपालन भी, ठीक है। इसी में क्या मिलता है? कृषि व पशुपालन। पशुपालन याद रखिएगा, परीक्षा में आता है प्रश्न कि पशु बलि पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लगा सकता है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था अनुच्छेद 38 के अंतर्गत बनाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो बनाएगा 38 अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला सवाल, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। न्याय सबको बराबर और विधिक जो कानूनी सहायता है वो निःशुल्क मिलने वाला है, अनुच्छेद 39A के अंतर्गत। 40 में आपने क्या पढ़ा है? तो 40 में आपने पढ़ा है न्यायपालिका, ग्राम पंचायत का गठन पढ़ा है, याद होगा आपको। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम,
शिक्षा भी आपको पाने का अधिकार है, लोक सहायता भी पाने का अधिकार है, वो मिलेगा आपको अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन है। 42 के अंतर्गत आपका प्रसूति सहायता भी है। 43 के अंतर्गत निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया गया है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख। चलिए, सामान्य नागरिक संहिता। सामान्य नागरिक संहिता आप देखेंगे कि दोनों समान है, 4 और 4, यानी कि सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद आप 44 में पढ़ने वाले हैं। आइए, कह रहा है अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों के लिए प्रावधान, यह अनुच्छेद आप 46 के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? 46। 45 में है बालकों को शिक्षा, 48 में है कृषि व पशुपालन। चलिए देखिए, कृषि व पशुपालन का प्रावधान जो है वो 48 में है। 48 में एक चीज और है जो बता चुका हूं मैं, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक एवं उनके नस्लों में सुधार का प्रावधान, यह भी आपका 48 में है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य जीवों की रक्षा करना है, 48A के अंतर्गत आप पढ़ते हो। किसके अंतर्गत? 48A के अंतर्गत पढ़ते हो। 48 में कृषि पशुपालन है, ठीक है। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा का प्रावधान है। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय स्मारकों के महत्व की रक्षा का जो प्रावधान है वह आपका अनुच्छेद मिल जाता है 49 यानी कि 49 में। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब कि दोनों का बंटवारा 50-50 कर दीजिए। कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, तो जब 50-50 करते हो तो अनुच्छेद 50 याद आपको आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य का प्रावधान कह रहा है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 का में है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में है। भाग किसमें है? 4 में है। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल। 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। मूल कर्तव्य केवल भारतीय लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। मूल कर्तव्य लागू कराने के लिए न्यायालय जो है वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको कम से कम मूल कर्तव्य के बारे में जो है वो ध्यान में रखना होगा, ठीक। चलिए आइए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के शासन में मूलभूत है, उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। तो ये राज्य का कर्तव्य है मूलभूत नीति निर्देशक को लागू करना, ये अनुच्छेद 37 में जिक्र किया गया है। किसमें? 37 में। चलिए अगला, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और असमानताओं को दूर करने का प्रावधान करेगी राज्य। देखिए अनुच्छेद 38 में पढ़ेंगे और इसी बात को सामाजिक आर्थिक और नैतिक न्याय, यानी कि सामाजिक आर्थिक और नैतिक न्याय, ये प्रस्तावना में भी इसको आप पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? प्रस्तावना में भी आप इसको पढ़ते हो। तो पूछता है कि कहाँ भी उल्लेखित है। आइए, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों का शोषण है ना से संरक्षण, यह प्रावधान है 39E(F), अनुच्छेद 39E के F में। ध्यान रखिएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति, देखिए अब आ जाते हैं हम लोग डीपीएसपी से आगे। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। कहेंगे ठीक है 51 तक तो आप बताए, 53 बताए, 52 क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो 52 अनुच्छेद राष्ट्रपति। 53 में निहित है। 54 में चुनाव है, 55 में चुनाव का तरीका है, 56 में कार्यकाल है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 56 तक आपको ध्यान में रखना होगा। तो राष्ट्रपति के लिए पदावधि कार्यकाल की मैं बात किया, तो बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 साल की 6 साल? कहेंगे 5 साल की 6 साल, कहेंगे नहीं 5 साल, 6 नहीं, बस 5-6 लिखा हूं मैं, 56 याद कर लीजिए पदावधि का उल्लेख है।
57 में है राष्ट्र, सॉरी 57 नहीं, 60 है ये। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है वो अनुच्छेद चलता है 61A के तहत, 61A के तहत, तो 61A सही हो जाएगा। 60 में शपथ है, 62 में है रिक्त पदों को जल्दी से भरिए। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, निर्वाचन मतलब चुनाव, और चुनाव मैं बता चुका हूं, चुनाव 54 में, चुनाव 54 में, ठीक है, चुनाव 54 में। चुनाव का तरीका या रीति की बात करें तो चुनाव का तरीका राष्ट्रपति है तो चुनाव का तरीका या रीति, तो तरीका जो है वो 55 में है। 56 में क्या बताया, 56 में उनका कार्यकाल बताया, 56 में क्या बताया, तो 56 में उनका कार्यकाल बता दिया है। चलिए देखिए, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन मतलब फिर से अगर वो चुनाव पुनर्निर्वाचन होना है उनको तो क्या पात्रता होगी, तो वो है अनुच्छेद 57 में। किसमें है, वो है अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता एवं अर्हता, राष्ट्रपति की योग्यता अर्हता, तो अर्हता जो है वो 58 में मिलेगा। अर्हता कहाँ में मिलेगा, तो अर्हता जो मिलेगा वो 58 अनुच्छेद में मिलने वाला है, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, देखिए योग्यता और शर्तें दोनों अलग अलग है मेरे भाई। कभी आपको लगता होगा कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता ये है, शर्तें ये है, तो ध्यान रखिए, योग्यता राष्ट्रपति बनने से पहले की आवश्यकता है, और शर्तें तो जो बन गए अब आपको ये कंडीशंस लागू होता है, तो योग्यता पहले शर्तें बाद में, दोनों ध्यान रखिएगा। तो योग्यता जो है वो आपका पहले 58 में, शर्तें 59 में, तो ये शर्तें कह रहा है, शर्तें 59, ठीक है। चलिए, शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण, शपथ 60 में है, राष्ट्रपति शपथ 60 के तहत लेते हैं। किस बात की शपथ लेते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, ठीक है, तो इस बात की शपथ लेते हैं। आखिरी सवाल है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली है, अब उस पद को भरने के लिए जल्दी जल्दी चुनाव कराइए, 6 महीने का ही समय रहता है, चुनाव कराना होता है, यह प्रावधान अनुच्छेद 62 में दिया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, 32 प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक अनुच्छेद को पढ़ते चलेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 63 अनुच्छेद से प्रारंभ करेंगे।